नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कैसी रही आपकी पहले की क्लासें? फर्स्ट ग्रेड के लिए जो हमने शुरू किया था पैटर्न, वह चल रहा होगा, अच्छी होगी। कल हम आपके लिए जो है वह लाइव क्लास लेंगे रात को 9 बजे, ये बात याद रखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, व्याख्याता सीरीज है इतिहास की, पेपर फर्स्ट, क्लास नंबर 5 है, भाग 2 है, मुगल काल पढ़ रहे हैं, साहित्य, कला और स्थापत्य। इसकी आज हम दूसरी क्लास आप सभी प्यारे साथियों के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने बाबर और हुमायूं के बारे में चर्चा कर ली थी, एक बार उनको देख लेते हैं, फिर हम हमारी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। बाबर संस्थापक था मुगल वंश का। स्थापत्य नूर ए अफगन बाग बनवाया आगरा में, संभल मस्जिद पानीपत में, काबुली बाग की मस्जिद का यह निर्माण करवा देता है पानीपत हरियाणा में, बाबरी मस्जिद बनाई अयोध्या यूपी में, बाबर के मंत्री मीर बाकी ने इसका निर्माण करवाया। साहित्य, बाबर स्वयं साहित्यकार था। इसका एक ग्रंथ है बाबर नामा। तुजू के बाबरी लिखी है, बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में है, फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती एएस बेवरीज के द्वारा किया गया था। बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य विजयनगर है। भारत का सबसे शक्तिशाली राजा मेवाड़ के राणा सांगा थे। बाबर की कविताओं का संग्रह दीवान कहलाता है। संगीत कला, बाबर स्वयं ईरानी तंबूरा बजाया करते थे। चित्रकला बजाया करता था। चित्रकला, बाबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार बीहज़ाद था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। हुमायूं, साहित्य लिखा है गुलबदन बेगम ने, इसकी बहन थी हुमायूं नामा। यह हरम पर लिखी गई पहली किताब है। चांद मीर कानून हुमायूनी, मिर्जा हैदर दोगलक, तारीख रशीदी, रिस्कुल्ला मुस्ताकी, वाकयात मुस्ताकी, जोहर आफ्ताबीसी, तस्किरातुल वाकयात, ये लिखा है। आइए हम इसके आगे की हमारी चर्चाओं को आपके बीच में रखते हैं। देखिएगा मित्रों, अगला मुगल बादशाह जो आता है उसका नाम होता है अकबर। ठीक है, इसकी एक अपनी अलग नीति थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद राजा बना, 1605 ईस्वी तक राजा रहा। लगभग 49 ईयर्स यह शासन करता है। ठीक है, हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था, और जब इसने अपने जीवन की शुरुआत करी तो इसका संरक्षक बैराम खान था। बैराम खान की मृत्यु के बाद इसकी जो दाई माँ थी महम अनगा, वह इसकी संरक्षिका के तौर पर कार्य करती है, और उसका शासनकाल पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या हरम शासन के रूप में जाना जाता है। कभी इनके बारे में चर्चा करेंगे जब राजनीतिक इतिहास पढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जीके में राजनीतिक इतिहास नहीं है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी करते हैं, व्याख्याता पेपर 2 की, तो जुड़ सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल ऐप पर, जहां पर हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है। बड़ा गजब और बेहतरीन कोर्स चल रहा है, कई सारे विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं, आप भी वहां पर जुड़िए। सबसे पहले अकबर के संदर्भ में इसके स्थापत्य को जरूर देखिएगा। क्या है इसके स्थापत्य का योगदान? देखो, अकबर के काल में जो पहली इमारत बनी थी वह था हुमायूं का मकबरा। क्या था? हुमायूं का मकबरा। बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, हुमायूं के मकबरे के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, पहली महत्वपूर्ण बात, यह अकबर के समय की पहली इमारत है, कि अकबर के समय बनाई गई पहली इमारत है। और यह मकबरा कहाँ बना था? तो याद रखिएगा, यह मकबरा बना आपके दिल्ली में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? एक बार मैं हुमायूं के मकबरे में गया, जब दिल्ली रहा करता था, यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो मैंने कहा यार यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं, तो इनसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया। मैंने 4-5 लोगों से पूछा, सबने यही कहा कि साहब इस मकबरे का निर्माण जो है वह अकबर ने करवाया। नहीं मेरे दोस्त, अकबर के काल की पहली इमारत है, लेकिन अकबर ने नहीं बनाई थी, ये बात याद रखिएगा। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाने वाली महिला थी निर्माण हुमायूं की बेगम, और इस बेगम का नाम होता है बेगा बेगम या बेगा बेगम या हाजी बेगम।
क्या ये बात क्लियर हो गई? इसने इस मकबरे का निर्माण करवाया था, चाहे वह हाजी बेगम कह लीजिए या बेगा बेगम कह लीजिए, इनमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यह एक ही है। इतना गजब का बना हुआ है कि इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। चार बाग पद्धति पर निर्मित है, दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया और वास्तुकार होता है मिर्जा गयास बेग। यानी कि इसका जो डिजाइन तैयार किया था वह किसने तैयार किया था? डिजाइनर कौन था, आर्किटेक्ट कौन था? तो याद रखिएगा वह था मिर्जा गयास बेग। अब इसमें कुछ बात समझिए, जैसे इसमें क्या कहते हैं, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। अब ये ताजमहल का पूर्वगामी क्यों कहते हैं? इतना सुंदर बना हुआ है कि ऐसा लगता है कि ताजमहल को बनाने की जो एक क्या कहते हैं उसको, एक विचार है, वह विचार यहीं से लिया गया है। क्लियर हो गई? इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा, दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। दोहरा गुंबद क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझिए। देखिए, मान लीजिए यह आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट के अंदर एक गुंबद हमने तैयार कर लिया, इसी गुंबद के समानांतर हमने एक और गुंबद तैयार कर लिया। ये हो गया हमारा पहला गुंबद, ये हो गया हमारा दूसरा गुंबद। तो बताओ कितने गुंबद हो गए? कुल मिलाकर गुंबदों की संख्या हो गई 2। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दोहरा गुंबद कहा जाता है। भारत में सबसे पहले चार बाग पद्धति को लेकर आए मुगल। कौन लेकर आए? मुगल। इसीलिए कहा जाता है यह चार बाग पद्धति पर बना हुआ है। कौन सी पद्धति पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, चार बाग पद्धति पर बना हुआ है। चार बाग पद्धति क्या होती है इसे समझिए। जैसे एक हमने मैदान लिया, इस तरह से अनुमान लीजिए, कल्पना करें, ठीक है, डिजाइन बहुत अच्छी नहीं बनाता हूं। बीच में हमने क्या बना दी? इमारत तैयार कर दी, और इसके चारों तरफ जो हैं वह हमने क्या लगा दिए? पौधे लगा दिए। क्या लगा दिए भैया? पौधे लगा दिए। तो ये होती है चार बाग पद्धति। समझ में आ गई? इमारत के चारों तरफ गार्डन बना देना, इसे हम कहते हैं चार बाग पद्धति। क्लियर हो गई? तो हुमायूं का मकबरा अकबर के जीवन काल की पहली इमारत है, अकबर के शासन की पहली इमारत के तौर पर हम इसे जानते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे दोस्त, दूसरा महत्वपूर्ण स्थापत्य आता है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी, और यह कहां बनाई गई? आगरा के निकट। आगरा के निकट यह तैयार की गई थी। ठीक है, देखो साहब, 1562 में अकबर का विवाह होता है आमेर के भारमल की पुत्री हरकाबाई के साथ। क्लियर हो गई? उसके कुछ समय के बाद नई राजधानी की जो है आवश्यकता महसूस की गई। तो 1569 में फतेहपुर सीकरी की नींव रखी। 1571 में यह बनकर के पूर्ण हुआ और इसे राजधानी बनाया 1573 में। चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा नींव। नींव कब रखी गई? 1569 में। ठीक है, इसका निर्माण पूरा कब हुआ? निर्माण पूर्ण हुआ 1571 में। ईस्वी की बात कर रहा हूं। और इसे अकबर अपनी राजधानी कब बनाता है? राजधानी बनाया गया 1573 में, 1573 ईस्वी। इसका वास्तुकार कौन था? याद रखिएगा, इसका वास्तुकार था शेख बाहुद्दीन। नाम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बाहुद्दीन जो है वह इसका वास्तुकार था। एक बार क्या हुआ, कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन, आपने नाम जरूर सुना होगा, घूमते टहलते इतराते डोलते बहराते हुए कहाँ पहुंचा? फतेहपुर सीकरी पहुंचा। उसकी नजर फतेहपुर सीकरी पर पड़ी। जब वह फतेहपुर सीकरी को देखता है तो कहता है यह एक ऐसा स्थापत्य है जो किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। क्या कहता है फर्ग्यूसन? कि यह किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहा गया है? यह किसी
महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। यह बात किसने कही है? यह बात कही है फर्ग्यूसन ने। किसने कही है? याद रखिएगा, फर्ग्यूसन यह बात कहता है कि फतेहपुर सीकरी जो है वह किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। ठीक है, वास्तविकता में जब हम अबुल फजल की आईने अकबरी पढ़ते हैं तो उसमें भी यह पता चलता है कि अकबर ने दिल और दिमाग से योजना बनाई किसके? भवन के निर्माण की। पत्थर और गारे से उसे वह वास्तविक रूप देता चला गया। तो अकबर का शासनकाल स्थापत्य के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और उसने काफी अच्छा काम किया। अब फतेहपुर सीकरी में उसने कई सारी इमारतों का निर्माण करवाया, तो इनको जरूर देखिए। फतेहपुर सीकरी की इमारतें, कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, इनको थोड़ा सा समझिए। जैसे जब कोई भी नई राजधानी तैयार की जाती है तो वहां पर दो इमारतें बहुत कॉमन बनती है। एक तो दीवान ए आम। दीवान ए आम का तात्पर्य होता है वह स्थान जहां पर आम जनता आकर के राजा के साथ मुलाकात करती है। दूसरा होता है दीवान ए खास। यह वह स्थान होता है जहां पर खास लोग यानी कि मंत्री परिषद जो होती है उसके सदस्य राजा से मुलाकात करते। ठीक है, यहीं पर बनाया गया जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल क्लियर हो गई। यहीं पर बनाया गया बीरबल का महल। बीरबल का महल कहां बनाया गया? फतेहपुर सीकरी में तैयार किया गया। यहीं पर तैयार किया गया तुर्की सुल्ताना का महल। क्या तैयार किया गया? तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहकर संबोधित किया है। तो याद रखिएगा, तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है, इसके बारे में दो बातें याद रखिए कि पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है कि भाई ये क्या था? मुगल स्थापत्य कला का रत्न था। दूसरा, यहां पर बनाया गया पंच महल। यह बौद्ध शैली में बना हुआ है और कहा जाता है कि पंच महल जो है यह 5 मंजिला है और इसमें कोई दीवार नहीं है। ठीक है, तो यह कितनी मंजिला है? तो याद रखिएगा 5 मंजिला इमारत है और यह बौद्ध शैली में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पंचमहल। यहाँ पर जामा मस्जिद बनवाई गई और जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। क्या बनाई गई? तो याद रखिएगा जामा मस्जिद बनवाई गई और इस जामा मस्जिद को क्या कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी का गौरव। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं भैया? इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसे कहते हैं? जामा मस्जिद को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इमारत है। ऐसे तो यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है और कहीं ना कहीं बुलंद दरवाजा बनाया अकबर ने 1573 की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो एक लाइन और लिखिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। ठीक है, और यहां पर क्या बना हुआ है? बुलंद दरवाजा बना हुआ है। यह 1573 की
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से स्थापत्य हैं और उनमें से कुछ स्थापत्य ऐसे हैं जो अपनी गजब की विशेषताएं रखते हैं, उनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। दीवान आम, दीवान खास, जोधा बाई का महल, बिरबल का महल, तुर्की सुल्ताना का महल। पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। पंचमहल बौद्ध शैली में है, 5 मंजिला है। जामा मस्जिद, इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा 1573 ईस्वी के की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब अकबर ने गुजरात अभियान किया था तो इतिहासकार V.A. स्मिथ लिखता है कि यह एशिया का सबसे द्रुतगामी अभियान था। बहुत तेज गति से अभियान किया था। 7-8 दिन में जो है लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा अकबर यहाँ पर कर लेता है। तो सबसे द्रुतगामी अभियान यही माना जाता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक इतिहास आपके लिए नहीं है, आपके लिए अभी केवल सांस्कृतिक इतिहास है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और हम पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के कल मैसेज आए कि सर क्या हमें फर्स्ट ग्रेड के ये नोट्स बनाना चाहिए, क्या आप इन्हें कंप्लीट करवाएंगे? तो जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना है। काव्य क्लासेस की इस रंगमंच पर मैं आपको फर्स्ट ग्रेड जीके में इतिहास विषय का जो यह कोर्स है इसे कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, अलग से रजिस्टर बना सकते हैं। रोज आपको 9 बजे क्लास मिलेगी। कभी कोई बहुत ज़्यादा अति आवश्यक कार्य हो गया तो उस वजह से हो सकता है आपको यह क्लास नहीं मिले, तो उसके अगले दिन मिल जाएगी, लेकिन आपको संभावना है कि वह रोज ही आपको एक क्लास प्राप्त होगी। क्लियर हो गई? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो तीसरा, इसने मेरे दोस्त क्या किया, आगरा में लाल किला बनवाया। आगरा का लाल किला, हमारे भारत के इतिहास में 2 लाल किले हैं, एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया और दिल्ली का लाल किला जो है वह शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा, इस किले का वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो इस किले का वास्तुकार था कासिम खान। बताएं कौन था? याद रखिएगा, कासिम खान इसका वास्तुकार हुआ करता था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यह इलाहाबाद में किले का निर्माण करवाता है, यह लाहौर में एक किले का निर्माण करवाया। इसने वेश्याओं के लिए अलग से शैतानपुर नाम का कस्बा भी बसाया था आगरा में। तो लिखिएगा इलाहाबाद दुर्ग, ठीक है। चलिए, इसके बाद लाहौर का किला, इसके बाद शैतानपुर कस्बा कहाँ बनवाया? आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह किसके लिए तैयार करवाया था? वेश्याओं के निवास हेतु। किसके लिए बनवाया? वेश्याओं के निवास हेतु इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो आगरा का लाल किला, वास्तुकार कासिम खान है। इलाहाबाद, लाहौर का किला, इसके अलावा शैतानपुर नाम का एक कस्बा यह बसाता है। कहाँ बसाता है? तो याद रखिएगा आगरा में। विशेष तौर पर क्या है, इस शैतानपुर कस्बे की यह कस्बा बसाया गया था मूल रूप से किन के लिए? वेश्याओं के लिए। क्लियर हो गई? तो कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्थापत्य में क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? देखिए, हुमायूं का मकबरा अकबर के काल की पहली इमारत है, लेकिन अकबर ने नहीं बनवाई थी, हुमायूं की बेगम हाजी बेगम या बेगा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर हो गई? इसके बाद अगर हम देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी का एक चित्र मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसा लगता है, बड़ी गजब की जगह है। देखिएगा,
ये है सर फतेहपुर सीकरी। देखिए कितने खूबसूरत बना हुआ है। देखिए ये है फतेहपुर सीकरी, बड़ा गजब का व्यू है। ये वही जगह है जहां पर फतेहपुर सीकरी में अकबर रहा करता होगा। यहीं पर अकबर घूमा करता होगा, यहीं पर कहीं पर बैठकर भोजन करता होगा, अपनी रानी के साथ बातें करता होगा। यही वह जगह है जहां पर अकबर बैठ करके भविष्य भारत के लिए शासन का निर्धारण करता होगा, शक्तियों को पराजित करने के लिए रूपरेखा बनाता होगा, सैन्य शक्ति का निर्माण करता होगा। यही वह जगह है जहां पर भारत का सम्राट जहांगीर पला बड़ा होगा। यही वह जगह है मेरे दोस्त, देख लीजिए, जहां से कुछ समय के लिए भारत की राजनीतिक शक्ति का संचालन हुआ होगा। क्लियर? चलो आ जाओ भाई। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी स्थापत्य के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है अकबर का साहित्य। एक बात याद रखिएगा, अकबर जो है वह स्वयं अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर ने अपने दरबार में कई सारे साहित्यकारों को संरक्षण दे रखा था। अनपढ़ होते हुए भी अकबर ने कई सारे बहुत अच्छे कार्य किए थे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इसके दरबार का एक नवरत्न था, नाम था अबुल फजल। उसने अकबर नामा नाम का ग्रंथ लिखा है। क्लियर हो गई? तो पहला कुछ साहित्य में याद रखिएगा, जैसे अबुल फजल, और इस अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबर नामा। ठीक है, अकबर नामा लिखा है। अबुल फजल जो है यह अकबर के नवरत्न में शामिल था। अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, तो अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल शामिल था और इसने अकबर नामा नामक ग्रंथ लिखा है। सर कहा जाता है कि यह अकबर का सबसे बड़ा समर्थक भी था। अकबर का समर्थक था। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने इसे चाटुकार या अकबर का चमचा कहा है। वी ए स्मिथ ने इसे अकबर का चमचा कहा है। ठीक है, अकबर का क्या था? यह चमचा था। तो इस तरह से आप समझिएगा। इसके बाद अकबर का सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति था बदायूनी। बदायूनी ने किताब लिखी है मुक्तब उत तवारिक। देखो, अब एक मन से एक प्रश्न मन में आ रहा होगा कि अकबर इतना बड़ा सम्राट था, इतना बड़ा राजा था, फिर अपने दरबार में अपने ही विद्रोहियों को क्यों जगह देता था? तो अकबर इसके संदर्भ में कहता था कि मुझे वह लोग नहीं चाहिए जो मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे वह लोग चाहिए जो मेरी कमियां बताते हैं और मुझे उन कमियों के बारे में बता करके आगाह करते हैं कि अब आपको यहाँ सुधार करना चाहिए। तो बदायूनी उनमें से एक था। तो नंबर 2 पर लिखिएगा, बदायूनी। और इसने किताब क्या लिखी है? मुंतखब उत तवारिक। कौन सी किताब लिखी है? मुंतखब उत तवारिक। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, इनायत उल्लाह। इनायत उल्लाह ने तमकियत ए अकबर नामा नामक किताब लिखी है। तमकियत ए अकबर नामा। इनायत उल्लाह, इसने कौन सी किताब लिखी है? तमकियत ए अकबर नामा। लिख लो, तमकियत ए अकबर नामा। एक हुआ है ख्वांद मीर, उसने लिखी है खुलाशात उल अखबार।
ख्वांदा मीर। खुलासात उल अखबार, यह एक महत्वपूर्ण किताब है जो ख्वांदा मीर ने लिखी है, खुलासातुल अखबार। ठीक है। एक लेखक हुआ है जोहर आफ्ताबची, उन्होंने लिखी है तारीख हुमायूनी। ठीक है। जोहर आफ्ताबची। तारीख हुमायूनी। ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा अकबर ने एक विचार किया, बैठे बैठे करें क्या, करना है कुछ काम, तो अकबर ने सोचा लो विचार करते। अकबर ने विचार किया और एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था भारत के ऐतिहासिक संस्कृत ग्रंथ जो है उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया जाए। इस अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया फैजी को, जिसके अंतर्गत महाभारत, रामायण और पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। चलिए आगे बात करते हैं अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग समझिएगा क्यों बनाया। पहली बड़ी बात, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए, पहली बात। ठीक है, कि भाई अकबर क्या चाहता था कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद हो जाए। दूसरी बात कि साहब इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष बनाया गया फैजी को। अब फैजी वैसे वास्तविकता में देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा यह अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल का भाई था, ब्रदर ऑफ अबुल फजल। अब इसने क्या क्या ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद किया गया उनको समझिएगा। तो इसके अंतर्गत जो विशेष तौर पे जो संस्कृत ग्रंथ थे इनको कन्वर्ट किया गया किसमें मेरे दोस्त, फारसी ग्रंथों में, फारसी नाम। ठीक है, जैसे सबसे पहला ग्रंथ आता है रामायण, भगवान राम की कथा है। इसे तब्दील किया गया रमजनामा, या इसे आप कह सकते हैं रामनामा। क्लियर हो गई। चलिए, दूसरा ग्रंथ है महाभारत। इसे लिखा गया संस्कृत भाषा में रज्मनामा के नाम से। आपको पहला और दूसरा नाम सेम लग रहा होगा, ये तो सेम ही है, लेकिन आप देखिए यहां पर र म ज है और यहां पर र ज म है। समझ में आ गई। यहाँ पे र म है, यहाँ पे र ज है। क्लियर हो गई। इसके अलावा तीसरा ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र इसके बारे में हमने चर्चा करी थी जब गुप्तकाल पढ़ा था।
उसमें विष्णु शर्मा ने इसमें इसे लिखा है और इसके 5 भेद माने गए हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया अनवार ए शद्दत के नाम से। किस नाम से अनुवाद किया गया? अनवार ए सद्दत। ठीक है, तो ये कुछ फारसी ग्रंथ है जिनका अनुवाद, संस्कृत ग्रंथ है जिनका अनुवाद यहां पर किया गया था। क्लियर हो गई? बताएं। तो संस्कृत ग्रंथ में रामायण का रमजनामा, रामनामा, महाभारत का रज्मनामा, पंचतंत्र का अनवार ए सद्दत के नाम से यहां पर अनुवाद हमें मिलता है। यह बात बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अकबर के समय का इतिहास बेहद गजब का है। इनको टू भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत विस्तार से पढ़ना है। आज हमने अकबर के संदर्भ में मूल रूप से बात करी कि अकबर के समय का स्थापत्य क्या क्या है। स्थापत्य के बाद फतेहपुर सीकरी का इतिहास देखा। उसके बाद हमने अकबर के समय के साहित्य पर चर्चा करते हुए अनुवाद विभाग की चर्चा की। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दोस्त काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के सेकंड पेपर का कोर्स चल रहा है। इस कोर्स को आप ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा। बड़ा गजब का कोर्स है। भारत के इतिहास के तीनों पार्ट प्राचीन, मध्य, आधुनिक में ही करवाने वाला हूँ। विश्व इतिहास कराऊंगा और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के इतिहास विषय पर भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। क्लियर हो गई? चले, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जुड़िए, कोई दिक्कत आती है तो मेरे मोबाइल नंबर 880206 पर 0952 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। काव्य क्लासेस कोटा 16 जून को आपके लिए लेकर के आ रहा है प्री BSTC का मॉक टेस्ट सीरीज, परीक्षा के पहले परीक्षा। तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, नमस्कार।